हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले केमिस्ट्री के लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स और जे थॉमसन के मॉडल पढ़ लिए थे। नेक्स्ट जो मॉडल है जब हम अब हम उसको पढ़ेंगे, विच इज़ द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे हम रदरफोर्ड मॉडल भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो मॉडल है, जब उसमें रिसर्च होती है तो पहले वाला ड्रॉबैक बन जाता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इसमें सबसे पहला जो मेन फीचर्स आता है वो आता है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इस मॉडल में हमारा न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी एक अमेजिंग सी स्टोरी है, वो बताती हूँ। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो रदरफोर्ड मॉडल जो था, वो रदरफोर्ड ने खुद अपनी सारी रिसर्च करी थी और उन्होंने दिया था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। ये जो टीचर स्टूडेंट वाली स्टोरी थी, ठीक है। तो उसमें क्या था कि थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, अपने टीचर की जो डिस्कवरी करी थी, जो रदरफोर्ड जो थे वो थॉमसन के स्टूडेंट थे। तो जब थॉमसन ने मॉडल दे दिया अपने टीचर को, तो जो भी डिस्कवरी थी उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि ये मेरी डिस्कवरी है, अब तुम इस रिसर्च को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दो। और जो रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे वो गीगर और मार्टसन थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ फिर अल्फा रेस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि अल्फा रेस, नाउ द क्वेश्चन इज अराइज कि अल्फा रेस हमारे क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि ये देखिए, ये जैसे कि हीलियम है। हीलियम जो होता है वो 2 4 होता है। हीलियम जो होता है वो 2 4 होता है। तो बेसिकली अगर इसमें दो इसका हमारा एटॉमिक नंबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे दो हैं। ठीक है, तो ऐसे मैं कह सकती हूँ कि 2p 2n, 2n हमारे प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे अराउंड कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अराउंड है इसमें। अब अल्फा पार्टिकल क्या था, अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन इनमें से निकाल दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, हीलियम 2+। अगर हमने ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हीलियम 2+। तो ये जो होता है वो हमारा अल्फा पार्टिकल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 2+ इसलिए कि क्योंकि हमने दो इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए हैं। और अगर हमारा 2 नेगेटिव होता तो 2 नेगेटिव का मतलब ये होता है कि हमने दो इलेक्ट्रॉन हमने वापस ले लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है हमारा, 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो 4 × 1.66 × 10⁻⁻27 kg। और चार्ज ऑफ द पार्टिकल हमारे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, +2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.66 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन में हमारा क्या हुआ था। हमने जब रिसर्च करी थी तो उसके अकॉर्डिंग उस पर बेस्ड हमारा क्या हुआ था, क्या ऑब्जर्वेशंस हुई थी। सबसे पहली बात आती है, इसके अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। अब आप ये देखिए, ये एक मैंने डायग्राम बनाया। ऑब्जर्वेशन में जब हमने ऑब्जर्वेशन करी तो क्या हुआ कि इसके अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया उन्होंने, कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया और इसको लेड से कवर कर दिया। ये हमारी जो ऊपर जो शीट दिख रही है आपको, ये लेड की है। ठीक है, लेड जो होता है वो स्टेबल होता है। तो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर करता है। फिर क्या हुआ कि एक गोल्ड फॉइल लगाई गई, ये रही, ये गोल्ड फॉइल लगाई गई, अप्रोक्स 0.00035 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, और इसके आगे इसकी मतलब जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई गई। ये जो हमारी जो इसको हमने ग्रीन स्क्रीन भी बोलते हैं हम इसको, तो ये हमारी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। अब उन्होंने क्या सोचा, जब हमें यहाँ से बाकी पूरी साइड से आप कवर कर दोगे तो अल्फा पार्टिकल सिर्फ यहीं स्कैटर करेंगे और गोल्ड फॉल पर जाके ही स्ट्राइक कर पाएंगे। अगर उन्होंने बोला था कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसी को स्कैटर करोगे तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आएगा। जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो थोड़ा बहुत तो डिफ्लेक्शन होगा, अलग अलग एंगल के तरीके से डिफ्लेक्ट हुए और एकदम से ही स्ट्राइक हुए। और अब यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल हमारा निकलेगा वो थोड़ा बहुत तो डिफ्लेक्शन होगा।
तो अलग-अलग एंगल के तरीके से वो डिफ्लेक्ट हुआ है। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। एकदम से स्ट्राइक हुए, जब अल्फ़ा पार्टिकल ये वाला एकदम से स्ट्राइक हुआ, वो वापस से चले गए, वापस सब चले गए, ठीक है। अब सब सोच में पड़ गए थे कि ऐसा क्यों हुआ? ये 1909 की बात है। फिर रदरफोर्ड ने ऑब्ज़र्व किया कि उन्होंने बोला, जो थॉमसन ने बोला था कि पॉज़िटिव चार्ज जो होगा वो इवनली पूरे सेंटर पे होगा, और जो सेंटर में है उसको हमने न्यूक्लियस बोला। इसी तरह ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, क्योंकि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज था, मतलब वो उसके अराउंड था, ऐसा नहीं था कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो स्कैटर हो रहे थे, वो अलग अलग एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है, और कुछ एकदम से जो स्ट्रेट जा रहे थे वो वापस से ही बैक स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि अब ये जिंक स्क्रीन क्या है, मतलब बीच में जो है वो हमारा पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा जिंक स्क्रीन क्या है। जिंक स्क्रीन क्या होती है कि ये एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन होती है, जब आप कोई भी चार्ज पार्टिकल इसके आगे स्ट्राइक करता है, कोई भी जिंक स्क्रीन है हमारी, जब ये कोई भी चार्ज पार्टिकल इसके आगे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर एक लाइट क्रिएट होगी, लाइट क्रिएट होगी तो उसी से पता चल रहा है कि अल्फा पार्टिकल कहाँ कहाँ स्कैटर हो रहे हैं। अब लाइट क्रिएट होगी, रोशनी होगी, तो हमें पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल कौन से एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, क्योंकि इस इधर एक लाइट क्रिएट हुई है, लाइट जनरेट हुई है, जिसकी वजह से हमें दिख रहा है कि अल्फा पार्टिकल हमारे कहाँ पे स्कैटर हुए हैं, ठीक। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन में देखिए हमने क्या लिखा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट थ्रू द विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। सारे के सारे कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन के वेंट कर रहे थे, ठीक है। थीटा जो इसमें क्या है, हमारा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन अप टू 1% वॉज 1 डिग्री वॉज एक्सपेक्टेड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मेरा क्या है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट द सिग्निफिकेंट एंगल। कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एक सिग्निफिकेंट एंगल पे ही डिफ्लेक्ट हुए। फ्यू ऑफ देम डिफ्लेक्शंस एट द एंगल मोर देन 150, मतलब कुछ ही सिग्निफिकेंट एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ जो थे वो हमारे मोर देन 150 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, जिसे हमने क्या दिया, ऑन एवरेज 1 in 20,000, ठीक है। फायरिंग अ बुलेट ऑन लीनियर पेपर एंड इट डिफ्लेक्टेड, सम ऑफ देम इवन बाउंस बैक। कुछ जो हुए जब डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जब वो स्ट्राइक कर रहे थे तो वापस से बाउंस बैक हो गए थे, जिससे हमें पता चलता है कि जो अल्फा पार्टिकल जो है वो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा उस पे नहीं है, पूरे इसके अराउंड नहीं है, सेंटर पे है, तो इसी की वजह से हमने न्यूक्लियस की हमारी डिस्कवरी हुई, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। इन्फ्लुएंस में हम देखते हैं इन्फ्लुएंस में क्या था, रिसर्च करने के बाद क्या पता चला हमें, ये हमने ऑब्जर्वेशन करी, रिसर्च करी, ऑब्जर्व में हमारा क्या हुआ कि जो पॉजिटिव जो चार्ज था वो पूरे उस पे अराउंड नहीं है, इस सेंटर पे है, जिसकी वजह से सेंटर पे स्ट्राइक हो रहे हैं, अलग अलग एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे अल्फा पार्टिकल, और वो हमारी न्यूक्लियस है। तो इन्फ्लुएंस में रिसर्च करने के बाद हमें क्या पता चला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एटम आर एम्प्टी। कुछ जो एटम्स के पार्ट्स थे वो खाली रह गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मस्ट बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर फॉर्मिंग अ टिनी बट हैवी सेंटर, इट वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज थे वो मस्ट बी कंसंट्रेटेड सेंटर, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज थे वो पूरे अराउंड में नहीं थे, सेंटर में थे, जो कि कुछ टिनी फॉर्म का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे, लेकिन वो हैवी सेंटर था, जिसे हमने क्या बोला था, न्यूक्लियस। अब न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन कैसे हुआ था, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे वो किसके प्रोपोर्शनल हुए थे, वो तीन चीज़ों के प्रोपोर्शनल हुए थे, थिकनेस ऑफ मेटल फॉइल, वेलोसिटी और एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे कि अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट होंगे किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, हमारा थिकनेस ऑफ, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो जितना ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो जितनी ज़्यादा तेज़ आपके अल्फा पार्टिकल होंगे उतने ही कम अल्फा पार्टिकल स्कैटर करेंगे, ठीक है। और जो जेड आता है हमारा,
वेलोसिटी में जितने ही ज़्यादा हमारे अल्फ़ा पार्टिकल होंगे उतने ही ज़्यादा स्ट्राइक कम करेंगे। तो अल्फ़ा और एटॉमिक नंबर पे हमारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर अलग-अलग तरीके से एटॉमिक नंबर हमारे रिफ्लेक्ट करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है? नेक्स्ट इसमें आता है हमारा एक क्वेश्चन होता है कि निकेल का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा 28 है, इसमें N1 हमारा 100 है और Z हमारा 56 दे रखा है। N2 हमारा क्या होगा, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा क्या लिखेंगे हम, N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर। तो इसमें 100 लिख दें, N2 की हमारी वैल्यू आ जाएगी 400। ये एक सिंपल से इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं नीट में या एग्ज़ाम्स में, तो ये आपको ये बहुत इजी तरीके से हैंडल हो जाएंगे। अब क्या होता है, हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल में हमने क्या लिखा था, ऑल द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कंसनट्रेटेड एट द टिनी बट हैवी सेंटर कॉन न्यूक्लियस। ये इसमें रदरफोर्ड में बेसिकली हमारी न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो मैंने यही लिखा है कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जो होता है एज अ सेंटर पे क्रिएट हो जाते हैं, वो एक टिनी बट हैवी फॉर्म बना लेते हैं सेंटर पे, तो जिसे हमने क्या बोला था, न्यूक्लियस बोला था। नेक्स्ट हमने क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे सर्कुलर ऑर्बिट में। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin4 थीटा/2। ये बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि जेड का हमने क्या बोलेंगे, जितना ज़्यादा जेड हम इंक्रीज करेंगे उतने ही अल्फा पार्टिकल्स भी इंक्रीज होंगे। तो ये इसमें तीन रिलेशंस थे। अब मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट थ्री रिलेशंस बताती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारे टोटल एनर्जी के माइनस में होती है, इक्वल्स टू माइनस टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दुगनी होती है, मतलब डबल होती है टोटल एनर्जी के। और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। तो ये इंपॉर्टेंट, ये तीन रिलेशंस हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब क्या है, अब मैंने क्या लिखा है कि एज द इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। अब ये जो हमारे तीन इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे, इनके बेसिस पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस के बाहर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, अवे उससे दूर जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट ईच अदर, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस हमारे आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एज द इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। टोटल एनर्जी भी हमारी इंक्रीज होती जाएगी जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस के अवे फ्रॉम मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे, उसके उसके बेस्ड पे ये थ्योरी थी, उनकी कुछ लाइंस थी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारा क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट इज 2.8 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो हमें हाफ ले लिया, मास हमें इलेक्ट्रॉन दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा तो हमें प्रोटॉन का मास लेना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो हमें इलेक्ट्रॉन का मास लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारा 2 मीटर पर सेकेंड में है, तो हमें मास भी हमें केजी में ही लेना पड़ेगा। तो हमारी जो हमारा वेलोसिटी है वो 2.8 है, तो उसमें हमने डबल कर दिया क्योंकि v² है। तो इससे हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको कुछ रिलेशंस बताए थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट 3 रिलेशंस बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा टोटल एनर्जी क्या होगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी, और टोटल एनर्जी निकल जाएगी तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक, दो क्वेश्चंस हो गए, हमने दो क्वेश्चंस कर लिए जो बहुत सिंपल थे, बहुत इजी तरीके से हम उसको कर सकते हैं अगर हमें रिलेशन समझ में आ गए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार रीचेक करके ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सके क्वेश्चंस को। अब क्या होता है, अब हम एक बात करते हैं ड्रॉबैक की, प्रॉब्लम की बात करते हैं कि हमारे मॉडल में प्रॉब्लम क्या थी। हमने ये पढ़ लिया कि हमारी डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, हमने ऑब्जर्वेशंस पढ़ लिए कि ऑब्जर्वेशन हमारे क्या हुआ था, इन्फ्रेंस पढ़ लिया हमने कि रिसर्च के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद हमें क्या पता लगा। तो अब हम प्रॉब्लम की भी बात करते हैं कि ड्रॉबैक क्या था हमारा, इसमें हुआ क्या था।
जो ये भी फेल हो गया। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि हमारा रदरफोर्ड मॉडल जो था वो बेस्ड ऑन द क्लासिकल मैकेनिज़्म। क्लासिकल मैकेनिज़्म पे रदरफोर्ड मॉडल हमारा बेस्ड था। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी यही थी। क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं, क्लासिकल मैकेनिज़्म क्या होता है हमारा, ये न्यूटन के लॉ पर बेस्ड होते हैं क्लासिकल मैकेनिज़्म में। तो ये हमारा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी रदरफोर्ड मॉडल की। In classical mechanics we can apply Newton's law of motion. क्लासिकल मैकेनिज्म में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनी एनर्जी लेवल इज़ असेसिबल अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। मतलब कोई भी एनर्जी लेवल हम डिसाइड करते हैं तो वो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्लासिकल मैकेनिज्म पे बेस्ड था। अब हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिज्म। हमने प्रॉब्लम पढ़ ली। प्रॉब्लम हमारा क्या था कि ये क्लासिकल मैकेनिज्म में बेस्ड था। तो अब क्लासिकल मैकेनिज्म की कुछ डिटेल्स जानना थे कि क्लासिकल मैकेनिज्म होता क्या है। ये जनरली हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन होती है क्लासिकल मैकेनिज्म। क्वेश्चन इज अराइज कि क्लासिकल मैकेनिज्म क्या होता है। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में वो अपनी एनर्जी लूज करता है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ कि क्लासिकल मैकेनिज्म होता क्या है कि अगर कोई भी हमारा चार्ज पार्टिकल है वो हमारा एक्सेलरेट कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, और किसकी फॉर्म में यूज़ करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। ठीक है। अब मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो आप देख लीजिए। पहला पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस एंगुलर एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन इट मस्ट लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने आपको अभी बताया सेम वही मैंने इसमें लिखा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो हमारा एक्सेलरेट कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, और किसकी फॉर्म में लूज़ करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, सिंपल बात। अब क्या थर्ड पॉइंट आता है, इफ़ द टोटल एनर्जी डिक्रीज, अगर हमारी टोटल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, इट हैज़ टू कम क्लोजर टू न्यूक्लियस। टोटल एनर्जी डिक्रीज होने के बाद ये न्यूक्लियस के क्लोज आ जाता है। इट विल स्पाइरल इनटू विद द वेरी हाई वेलोसिटी, और फिर वो स्पाइरल होगा, स्पाइरल शेप में वो अराउंड मूव करेगा विद द हाई वेलोसिटी। द प्रोसेस टेक्स ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड फॉर कंप्लीशन। सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड ये प्रोसेस लेती है कंप्लीट करने में। नेक्स्ट आता है, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड मॉडल एंड इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। स्टेबिलिटी थी जो एटम की वो हमारा रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट्स हुए, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन आ गई। सिंस प्लैनेट्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू द प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेट्स की बात करते हैं अगर हम, ये एक लास्ट पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी वो हमारी प्लैनेटरी मोशन पे अप्लाई नहीं होती है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट था, इसको आप याद कर सकते हैं। ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये एक स्पेशल पॉइंट है। तो हमारा बेसिकली तो हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ लिया, जिसे हम अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। हमने इसके पढ़ लिया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, ऑब्जर्वेशंस पढ़ लिया, इन्फ्रेंस पढ़ लिया हमने, कुछ 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, हमने ड्रॉबैक देख लिया क्या इसमें प्रॉब्लम क्या थी, और हमने क्लासिकल मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ लिया, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से। तो प्लीज़ एक बार रीचेक करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना रीचेक के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक बार प्लीज़ 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 जाके इसको रीचेक ज़रूर करिएगा। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय एवरीवन।